ओके। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सर्च विद इन एन अरे, ठीक है, तो आपके पास ये होता है कि उसको हम लीनियर सर्च कहते हैं। पहला फर्स्ट एलिमेंट के साथ किस, अगर हमने कोई एलिमेंट एक्स कंपेयर करना है कि वो जो है वो इस लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। सो वो इस लिस्ट में है कि नहीं है, तो उसको हमने कैसे कंपेयर करना है, पहले हम इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर के साथ एंड सो ऑन। तो जितने इस अरे में एलिमेंट्स होंगे, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, अगर n एलिमेंट्स हैं तो इसकी जो कॉस्ट होगी सर्चिंग की वो बिग ऑफ n होगी। ओके, इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो हमने इसे एक एफिशिएंट मैकेनिज्म देखा था कि लीनियर सर्च जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो समटाइम्स होता है ऐसे है कि आपका जो सिस्टम होता है ना उसमें इंसर्शन हो रही होती है, कोई भी सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम है, उसमें इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है, लाइक नादरा है, तो उसमें इंसर्शन, डिलीशन और इसके अलावा उसमें अपडेशन और उसमें सर्चिंग हो रही होती है। ये वो ऑपरेशंस हैं सर्च वाले जो कि नॉर्मली हम हर डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये वो फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप नादरा की बात करें, नादरा एक सिस्टम है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसने अपने पास बहुत डेटा जो है वो अपने पास स्टोर किया हुआ है। तो हम सब का जो 20 मिलियन पीपल्स हैं, 20 मिलियन है या 200 मिलियन है, वो 200 मिलियन पीपल हैं, इनका डेटा जो है उन्होंने स्टोर किया हुआ है। तो आपने जब अपना CNIC नंबर बनवाया है, ठीक है, तो CNIC कार्ड आपको इशू हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा आपने जाके एंट्री करवाई है। हाउ मेनी टाइम्स? ओनली वन टाइम्स। इंसर्शन आपकी एक दफ़ा हुई है, और मे बी आपकी जो अपडेशन है वो वो होती हो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, जब भी आपने रीन्यू करवाना है अपना CNIC, आपका CNIC एक्सपायर हो गया, अपने तरफ से रीन्यू करवाना है, तो एक दफ़ा इंसर्शन हुई है और लाइफ में हो सकता है कोई 5 दफ़ा जो है वो अपडेशन हो, ठीक है। और डिलीशन कभी भी नहीं होनी, जब एक दफ़ा रिकॉर्ड एंटर हो गया तो उसको डिलीट नहीं होना। ओके, अगर हो करना भी हुआ कोई रिकॉर्ड डिलीट इन केस, तो एक दफ़ा होगा वो, ठीक है। लेकिन ये पूरी लाइफ में आपके पास जो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन हो रही है, ये ओनली 7 टाइम्स हो रही है। यू हैव ओनली 7 टाइम्स टू insert or delete or update your data in the Nadra system। बट सर्चिंग जो है वो पता नहीं कितनी दफ़ा हो सकता है कि डेली जो है वो आपका नाम सर्च हो रहा हो, आपका रिकॉर्ड सर्च हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेररिस्ट है, उसका नाम भी असद है, ठीक है। तो वो जब उसके नेम से हम सर्च करेंगे तो वो मेरा रिकॉर्ड भी लेके आ जाएगा कि असद के नेम से ये भी बंदा है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यू नो कि 90% जो आपकी क्यूरीज होती हैं वो सर्च की क्यूरीज होती हैं। तो दैट इज़ वाई जो सर्च का ऑपरेशन होता है इसको फास्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको फास्ट किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से फास्ट कर सकते हैं कि ये एक तो अगर हमने बार बार सर्चिंग करनी है तो हम डेटा को एक दफ़ा सॉर्ट करके रखें, सॉर्टेड ऑर्डर करके। तो वन टाइम जो है वो लॉग एन टाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्या। लेकिन उसके बाद जब भी हम सर्च करेंगे इसमें से, तो हमें बिग ऑफ एन की बजाय हमें लॉग एन टाइम लगेगा। बिकॉज अगर हमारा डेटा सॉर्टेड है तो हम उसके ऊपर लीनियर सर्च की बजाय हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो सॉर्टेड डेटा के ऊपर, और सर्चिंग चूँकि बार बार होनी है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपने सर्च का ऑपरेशन जो है उसको फास्ट बनाना है, तो आप जो है डेटा को सॉर्ट कर लें, तो उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करें। तो आप इंस्टेड ऑफ हैविंग बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं जो है ना सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी 90% अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और 90% को मल्टीप्लाई करें एन से। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पूरा का पूरा दिन है, जो 8 घंटे की जॉब है, उसमें 90% टाइम जो है वो आप सर्चिंग कर रहे होते हैं सपोज। तो इसका मतलब है कि 7 घंटे आप जो है वो सिर्फ सर्चिंग ही कर रहे हैं, आउट ऑफ 8 आवर्स आप 7 घंटे सर्चिंग कर रहे हैं। तो कि 7 घंटों में अगर आप बिग ऑफ एन के पर्सपेक्टिव से देखें
तो सपोज अगर आप 100 रैकेट सर्च करते हैं सपोज, तो लॉग एन के केस में, ठीक है, लॉग एन के केस में आप जो है वो कितना डेटा जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको लॉग एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ रैकेट्स जो हैं वो आप ए 7 आवर्स में सर्च आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू ऑप्टिमाइज सर्च ऑपरेशन। ओके, सो क्या हम लॉग एन से भी फास्टर कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट सजेस्ट कर सकता है क्या एज अ इट इज पॉसिबल कि हम लॉग एन से भी फास्ट कर सकें? यस सर। जी स्टूडेंट्स, यस सर। कैसे? सर ये हमने बाइनरी सर्च से लॉग इन किया है, तो आगे टर्नरी सर्च से हम इससे भी कम स्पीड से कर लें, सॉरी फास्ट स्पीड से। अच्छा, सो मैं आज आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है हैशिंग। हैशिंग इज अ टेक्निक जिससे हम लॉग एन की बजाय हम कांस्टेंट टाइम में सर्च कर सकते हैं। कांस्टेंट टाइम का मतलब समझते हैं? बिग ओ 1 में हम सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, वन स्टेप वी में सर। कैन, या वी कैन सर्च बाय यूजिंग हैशिंग। हम सर्च कर सकते हैं बिग ओ 1 में। तो आज हम देखते हैं हैशिंग जो टेक्निक है वो कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हैशिंग की टेक्निक जो आपने अप्लाई करनी है, और इसके लिए जो जो बेस कंडीशन है वो ये है कि आपके पास एक हैश मैप होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ हैश मैप टेबल। सो ये इट्स लुक्स लाइक कि जिस तरह से आपके पास मेमोरी होती है, तो मेमोरी में आपको एक हैश मैप टेबल रिक्वायर्ड होता है हैशिंग के लिए। इस टेबल का साइज कितना होता है? इस टेबल का साइज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका डेटा जो है वो कितना है, और उसके पर्सपेक्टिव से आपको कितना साइज रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएमटी की बात करें, ठीक है, सो यूएमटी का जो स्टूडेंट्स हैं सपोज वो हैं 20,000। ओके, सो अगर हमने इसको है बिगो 1 में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है, तो अगर तो हमारे पास, हम आईडी के पर्सपेक्टिव से हम पहले कहते हैं कि पहले स्टूडेंट्स का जो आईडी है वो है 0, दूसरे स्टूडेंट का आईडी 1 है, तीसरे स्टूडेंट का आईडी 2 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो जो अरे के हम इतने साइज की अरे ले लेंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 20,000 है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इतने की हम अरे ले लेंगे, ठीक है? और हर हर जो वैल्यू होगी बेसिकली, इसके ऊपर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। okay. तो ये बेसिकली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि हर जो इंडेक्स है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या है, उसमें स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का आईडी भी है, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, उसका सेमेस्टर कौन सा है करंट वो भी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एंड सो ऑन, उसका ईमेल आईडी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हैं, और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है इस तरीके से। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी जिसका 9900 है, ये स्टूडेंट आईडी जो है इसका मैं आप कॉन्टैक्ट नंबर देखना चाहता हूँ, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी होगी या स्टूडेंट को, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर इसके घर वालों से कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, ये फॉर एग्जाम्पल इस टेबल का नाम फॉर एग्जाम्पल ए है, तो मैं कहूँगा ए ऑफ 99। तो बिग ऑफ 1 में सिर्फ एक ऑपरेशन करते हुए, यानी कि डायरेक्टली वो उस मेमोरी लोकेशन पे चला जाऊँगा, ठीक है, जहाँ पे इसका रिकॉर्ड पड़ा होगा, और वो रिकॉर्ड मैं रीड कर लूँगा। तो यहाँ से मुझे वो जो है ना, जो मुझे ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को मैं जो है ना वो उसको रीड कर लूँगा कि इसमें ए डॉट नेम भी होगा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा कि इसका ए डॉट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके,
तो बिग ओ वन में विदाउट हैविंग एनी लूप, मैंने कोई लूप नहीं लगाया, ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च में लूप लगा है या लीनियर सर्च में लूप लगा हुआ है, इसमें कोई लूप नहीं है। आप मुझे एक स्टूडेंट आईडी दें, ठीक है, वो मैं आईडी यहाँ पे रखूँगा और वो उस आईडी उस स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो ये विद इन कॉन्स्टेंट टाइम जो है वो मैं सर्च आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं हैशिंग। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि जो हैशिंग होती है, ठीक है, इसमें अब चूंकि देखें हमने इनिशियली एक टेबल बना लिया, ठीक है, हमने कह लिया जी कि हमारे पास 20,000 स्टूडेंट्स होंगे, तो हमने एक टेबल बना लिया, हैश मैप टेबल बना लिया, ठीक है। सर बेसिकली यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू सर्च कर रहे हैं ना, इस वजह से हाँ हम जी, इसमें हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के थ्रू सर्च कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम एक आईडी इंडेक्स के थ्रू सर्च कर रहे हैं कि जो इंडेक्स जो आपको बेसिकली आईडी दिया गया है वो हैश मैप का इंडेक्स है, ठीक है। तो उस जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आईडी है 3, स्टूडेंट आईडी यस नंबर सर। है 3, तो स्टूडेंट आईडी नंबर 3 का मतलब है कि इस हैश मैप के थर्ड इंडेक्स पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो लेके आ जाओ। तो वो जो डेटा पड़ा हुआ है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से मैंने बताया, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ए ऑफ 3 जो आपको रिटर्न करेगा, ए ऑफ 3, वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा, इट इज़ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे आप अब चॉइस है कि आप कौन सा डेटा रखना चाहते हो। आप हो सकता है आप एक नंबर रखवाना चाहें, ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर रखवाना चाहें, दैट्स इट। तो ये ऑल डिपेंड्स। जी समझ। सर ये जो हैश टेबल है ये एक्स्ट्रा मेमोरी है, सॉरी, ये एक्स्ट्रा मेमोरी है जो अरे आप कह रहे हैं जो इनपुट डेटा की अरे बना रहा है, जो हैश टेबल जिसको कंसिडर कर रहा है वो एक्स्ट्रा मेमोरी है ना, हाँ जी, वो ऑक्सिलरी। बेसिकली ये बेसिकली वो मेमोरी है, वो जो हैश टेबल है इसमें आपके पास। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें इसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 200 होते हैं, ठीक है, और मेरे पास जो हैश टेबल है उसका साइज़ है सपोज, इनिशियली हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास 20 स्टूडेंट्स आएंगे ओनली। तो हमने 20 की एक अरे बना ली, ठीक है, 20 की, ओनली 20 की, ठीक है। अब अगर हमने ओनली 20 की एक एरे बना ली है और हमारे पास 200 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया है, तो अब इसमें प्रॉब्लम एक ये आता है कि आपने जब हैश मैप का साइज फिक्स कर दिया, यू हैव टू फिक्स योर हैश मैप टेबल साइज। तो इस इनिशियली आपने इसका साइज जो है 20 फिक्स कर दिया, इसका साइज 20 होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो 0 आईडी वाला स्टूडेंट होगा उसका डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, 1 वाले डेटा का स्टूडेंट 1 वाले का डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, 2 वाले का डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, 3 वाले का डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो व्हाट अबाउट जो स्टूडेंट आईडी नंबर 11 है, ये सॉरी 21 है, उसका डेटा कहाँ पे जाएगा? याद रहे कि हैशिंग जो है वो एक टेक्निक है और वो हैश में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको मैप करने के लिए कि कौन से डेटा, कौन सी एंट्री जो है वो किस जगह पे पड़ी हुई है, और वो बिग ओ वन में आपको डेटा जो है रिट्रीव कर देती है। तो अभी इसके ऊपर आते हैं कि अगर व्हाट अबाउट अगर 21 आईडी का स्टूडेंट जो है वो अपना डेटा जो है वो आईडी अगर हम हिट करें तो वो तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा ना, तो उसको किस तरह से मैप करेंगे, ठीक है, तो वो एक मैपिंग फंक्शन होता है। तो हैश मैप क्या होता है, हम बेसिकली एक कोई भी आईडी लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हैश मैप अप्लाई करते हैं। हैश मैप इज़ अ टेक्निक, इज़ अ फंक्शन। जब हैश मैप अप्लाई करते हैं तो ये जो हमें आउटपुट देता है ये बेसिकली एक इंडेक्स आउटपुट देता है, हैश मैप। और वो इंडेक्स जो है वो टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं हैश टेबल को। ये हैश टेबल है हमारे पास। ओके, तो हैश टेबल जो है वो हैशिंग कब यूज़ करते हैं, जब हमने एफिशिएंट सर्चिंग करनी हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, वी नीड टू टेक एटलीस्ट 200 साइज ऑफ हैश टेबल। हमने 200 का साइज लेना है टेबल का, और हमने वहाँ पे
जो कोरस्पॉन्डिंग वो किस तरह से स्टोर होगा, वो इस तरह से स्टोर होगा कि आप कह सकते हो कि आईडी आया आपके पास, ठीक है, तो आपका हैश मैप का जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, वो आईडी एज ए इनपुट ले रहा है और आईडी ही आपका जो है ना वो आउटपुट कर रहा है। तो ये एक हैश मैप फंक्शन है। आईडी हमने इसको एज ए इनपुट पास किया और इसने एज ए आईडी एज ए इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दिया। तो अगर आपके पास इन केस अगर आपके पास साइज जो है वो नंबर ऑफ जो टेबल का साइज है उसके जो इंडेक्सेस हैं वो ग्रेटर हैं एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो फिर तो ये चीज़ वर्क करेगी। व्हाट अबाउट इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 200 है, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 200 है यहाँ पे, बट आपके पास जो साइज है वो 20 है। तो साइज अगर आपके पास 20 है टोटल इस टेबल का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 200 है, इस तरह की टेक्निक, इस तरह का डेटा जो है वो मैं जो स्टूडेंट्स की एग्जांपल जो है मैं उसको चेंज करता हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है, तो कुछ कस्टमर्स जो हैं वो आते हैं, हर एक को हमने एक आईडी जो है वो साइन करते हैं, रसीद आईडी उसको कह लें कि हर एक को एक रसीद आईडी जो है वो साइन होता है। एक सेल्समैन, सेल्स हम कर रहे हैं बेसिकली किसी चीज़ की, सो रसीद नंबर 1 एक आईडी को हमने साइन कर दिया, एक को हमने रसीद नंबर 2 साइन कर दिया। रसीद नंबर 1 जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो है 123 146 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने डिफरेंट आईडीज़ जो हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स को असाइन करते गए। अब कल को वो कस्टमर जो है, कुछ कस्टमर जो है वो तो अपनी चीज़ें जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि चेंजेबल नहीं है, ठीक है, कुछ कस्टमर्स ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि चेंजेबल हैं, ठीक है। तो हमने उनका रिकॉर्ड मैनेज करना है, सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड मैनेज नहीं करना, कुछ कस्टमर्स का करना है। जैसे रिकॉर्ड जो रसीद नंबर जिसका 123 है उसका रिकॉर्ड मैनेज करना है, 124 का रिकॉर्ड करना है, 125 का नहीं करना, 127 का करना है, 129 का करना है, सो ऑन। तो दरमियान में कुछ ऐसे आईडीज हैं जिसको हम स्टोर नहीं करना चाहते। तो इस केस में जी सरमद आपका कोई क्वेश्चन है? सर आप पहले कंप्लीट कर लें। मैं अभी उसी के ऊपर आता हूँ। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें सारा का सारा जो है वो डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने उनका डेटा जो है वो स्टोर करना है और हमने एक्सेस करना है बिग ऑफ 1 में। कंडीशन ये है कि हमने बिग ऑफ 1 में डेटा जो है वो एक्सेस करना है। सो वी नीड हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडेक्सेस इन हैश मैप टेबल। हैश मैप टेबल में हम जो उसका साइज लेंगे वो उतना ही लेंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ताकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सके। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ज़ीरो इस फंक्शन को दें तो आपको ये ज़ीरो ही आउटपुट करता है। तो जो ज़ीरो आउटपुट करेगा उसको बेसिकली आप एज ए इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं हैशिंग के लिए, इस टेबल को इंडेक्स करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 199 देंगे फंक्शन को तो फंक्शन जो है वो 99 आउटपुट करेगा। दैट मीन्स के जो 99 आईडी वाला स्टूडेंट है उसका जो डेटा पड़ा हुआ है वो 99 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो 99 सपोज इज हियर समवेयर, तो यहाँ से हम उसका डेटा जो है उठा लेंगे। तो बिग ऑफ 1 में विद इन कॉन्स्टेंट टाइम हम उसका डेटा जो है वो सर्च कर रहे हैं और इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो बिग ऑफ 1 में हो रहा है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। ओके, द थिंग इज दिस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि डेटा हमारा डिफरेंट होता है। कुछ डेटा हमारा जो है वो किस तरह से डिफरेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जो बात कर रहा था कि हमने कुछ इस तरह का डेटा स्टोर करना है कि हमने कस्टमर नंबर 123 का डेटा स्टोर करना है, कस्टमर नंबर 27 का डेटा या स्टोर करना है, 200 का डेटा स्टोर करना है, 295 का डेटा स्टोर करना है, सो ऑन। तो जो कस्टमर्स हमारे हैं उनका आईडी जो है वो 100 से स्टार्ट होके उनका आईडीज जो है वो 99 तक जा रहे हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम
कोई भी अगर हम नंबर स्किप ना करें तो हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो 900 कस्टमर्स का डेटा होना चाहिए और इतना टेबल साइज होना चाहिए, हमें रखना चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे चूंकि 100 के बाद हमने ये वाला आईडी जो है इस कस्टमर का आईडी जो आईडी है कस्टमर आईडी है इसका डेटा स्टोर करना है, फिर इसका स्टोर करना है, फिर इसका स्टोर करना है। तो हमें जो हम एक्स्ट्रा हम अगर 0 से लेकर 800 तक या 900 तक एंट्रीज बना देंगे तो इसका मैं फंक्शन कैसे मैप करूंगा। अगर मैं 100 को मैप करना चाहूँ 0 के ऊपर तो मैं इसका फंक्शन कुछ इस तरह से बनाऊंगा। या आप इसको कोई भी x पास करो तो x में से आप 100 माइनस कर दो तो ये इसका हैश फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम 100 पास करेंगे यहाँ पे। जब इसको 100 पास करेंगे तो ये f ऑफ 100 कैसे कैलकुलेट करेगा, इज इक्वल टू 100 माइनस 100। x की जगह पे आप 100 पुट करोगे, आपके पास आंसर आएगा 0। दैट मीन्स जो 100 वाला कस्टमर है, आईडी वाला कस्टमर है, उसको अपने 0 इंडेक्स पे मैप करना है, दैट इज 0। तो उसका डेटा जो है वो यहाँ पे पड़ा होगा। तो ये मैंने इसको मैप कर दिया यहाँ पे। अगर 123 की बात करें तो 120 इसमें 123 हम एंटर करेंगे यहाँ पे। 123 माइनस 100 करेंगे तो ये 23 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कस्टमर है इसका डेटा समवेयर 23 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। बट अब क्वेश्चन ये है कि जो दरमियान में ये वाली जो स्पेसिस हैं जो 1 से लेकर 22 तक हैं, ये सारे के सारा जो मेमोरी है ये वेस्टेज हो रही है, ये यूज़ नहीं हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर हम 127 से 200 के दरमियान देखें तो इसकी जो मैपिंग होगी वो 27 इंडेक्स के ऊपर होगी और 200 की जो मैपिंग होगी वो 100 इंडेक्स के ऊपर होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो जो दरमियान में इंडेक्सेस होंगे 27 और 100 के दरमियान, ये सारे के सारे अनयूटिलाइज होंगे, तो मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है। तो बजाय इसके कि आप आईडीज की बेस पे, नंबर ऑफ आईडीज की बेस पे डिसाइड करें कि आपका टेबल का साइज ये होगा, आप नंबर ऑफ कस्टमर्स की बेस पे डिसाइड करते हैं। तो सपोज आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं टोटल ये वाले, सपोज आपके पास कस्टमर जो है वो 100 है, तो मैं 100 का टेबल बनाऊंगा। क्या करूंगा, 100 का टेबल बनाऊंगा। तो अब मैपिंग कैसे होगी, हाउ वी विल डू द मैपिंग। सो अगर मैं सेम फंक्शन यूज करूँ ये वाला, ठीक है, तो सेम फंक्शन यूज करते हुए मैं मैपिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस कस्टमर आईडी, अगर कस्टमर आईडी 99 जो है उसका डेटा स्टोर करना है, ओके, तो इसमें से अगर मैं 100 माइनस करूं तो ये तो बनता है 899 और इसको अगर मैं इंडेक्स यूज करूंगा तो मेरे पास तो टोटल एंट्रीज जो हैं वो तो है ही 100, 0 से 99 तक मेरे पास टोटल एंट्रीज जो हैं वो 100 है। तो ये तो इंडेक्स ही नहीं होगा, ये तो आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा। तो दैट इज वाई अगर आपने जो साइज है वो स्मॉलर किया है टेबल का, तो ताकि आपकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो, वो बेटर हो और मेमोरी जो है वो आपकी वेस्ट ना हो। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट हो रही थी, यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो रही थी, यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो रही थी। तो आपको एक बेटर मैपिंग फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि इंश्योर करे कि आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं हो रहा। तो इंश्योरिंग के लिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं हो रहा, अब मैं एक फंक्शन देता हूँ। फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स, अंगूर और सेब हो केला एफ ऑफ एक्स गर्मा और पता नहीं आड़ू इंज खाते भी जान एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, ये मॉड है, मॉड साइज ऑफ क्या, साइज क्या है, साइज जितना टेबल का साइज है। तो टेबल का जो साइज है, इस टेबल का हैश टेबल का साइज जो है वो है 100। तो मैं ये वाला फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन गारंटी करेगा कि आप इसको कोई भी आईडी देंगे तो ये जब इसका, आपको पता है कि जब आप मॉड ऑपरेटर लेते हैं किसी भी 100 के साथ
तो कभी भी आंसर जो है वो 100 से ग्रेटर नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 120 मॉड 9 ले रहे हैं, अगर किसी भी नंबर का 9 के साथ मॉड लेंगे तो आंसर जो है वो 0 से 8 तक होगा। इसी तरीके से अगर आप 120 रिमाइंडर साइज लेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 से साइज के दरमियान आएगा, 0 से साइज -1 के दरमियान आएगा। श्योर, क्लियर है आपको? मीन्स अब इसमें इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू ये वाली जो मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दी है, इस एग्जांपल के ऊपर मैं आप अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो वाला फंक्शन जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। फंक्शन है जी, फंक्शन है ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैंने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखना है कि 9 ये वाला कस्टमर जो है इसका डेटा कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो मैं अप्लाई करूँगा F9900 और ये मुझे रिटर्न करेगा 9900 रिमाइंडर 100, क्योंकि इसका साइज जो है टोटल साइज इसका 100 है इस टेबल का, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 99। दैट मीन्स कस्टमर आईडी हैविंग 999 आईडी, उसको हम 99 इंडेक्स पे मैप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। दिस इज मैपिंग फंक्शन, ठीक है। तो मैपिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है, उसको हम एक आईडी पास करते हैं, वो हमें क्या करता है, एक इंडेक्स रिटर्न करता है, वो इंडेक्स जो है वो मैप कर सकते हैं। तो इसने अकॉर्डिंग टू दिस आईडी, अगर हम ये वाला आईडी होगा तो उसने इंडेक्स पास कर दिया 99, तो यहाँ पे मैप होगा, तो यहाँ पे इसका डेटा वगैरह पड़ा होगा, जो भी इसकी जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी है वो यहाँ पे आपने इसका डेटा रखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल X4। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है इसमें? ये स्टूडेंट्स समझ आ रही है आप? फिर इसमें ये हो सकता है कि डाटा मुख्तलिफ डाटा सेम इंडेक्स पर आ सकता है, यानी कोलिजन हो सकते हैं। एग्जैक्टली कोलिजन हो सकती है। कोलिजन कैसी होगी? फॉर एग्जांपल एक आईडी जो है वो है सपोज 99 है आईडी या 299 है, इसके ऊपर जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा 299 के ऊपर, तो मैं इसका भी रिमाइंडर जो है वो 299 का रिमाइंडर लूंगा 100 के साथ, तो इसका आंसर जो है वो भी 99 आएगा। तो ये भी जो है डेटा इधर ही मैप होगा। तो मल्टीपल एंट्रीज, अगर आपका जो साइज है हैश टेबल का साइज वो छोटा है, कम है, जो आप चीज़ अप्लाई करना चाहते हो उससे, तो ऑफ कोर्स आपके पास कोलिजन्स आ सकती हैं। कोलिजन क्या होती है? मल्टीपल एंट्रीज व्हेन एक ही इंडेक्स के ऊपर मैप हो रही होती हैं, जब उसको हम कोलिजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। तो इसका प्रॉब्लम जो है हैशिंग का वो ये है, इसमें प्रॉब्लम ये आता है, इसमें कोलिजन होते हैं। जब हमने स्पेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की कि हम एफिशिएंटली स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, तो इसमें कोलिजन आ रही है, ये इसमें प्रॉब्लम आ गया। इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? इसके 2-3 तरीके हैं जी। सर पेपर में क्वेश्चन हमें ये मैपिंग करनी आएंगे कि मतलब कि हमें इसका कोई कोड वगैरह मतलब करना होगा, जैसे हमने सूडो कोड किया था ना पहले एल्गोरिथम्स का, इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हमें थोड़ा आइडिया तो दे देना। इसका अगर आपने कोड करना है, आपने एक एंट्री जो है वो ऐड करनी है, ठीक है, आपने ऐड एंट्री करनी है। कोड आपको कहा जाता है कि आपने ये वाला आईडी जो है ये आपने हैश टेबल के ऊपर रखवाना है। तो अगर मैं इसको ग्लोबल फंक्शन लूँ कि कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हैश टेबल साइज है वो ग्लोबली अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे किसके ऊपर? हैश टेबल के ऊपर। हैश टेबल जो है उसको मैं HT के नाम से कह रहा हूँ। हैश टेबल की किस एंट्री के ऊपर जो है वो आईडी स्टोर करना है, ये वाला वो फंक्शन अप्लाई करेंगे। कैसे?
आईडी, रिमाइंडर, साइज ऑफ हैश टेबल। ये क्या करेगा, आईडी हमने दिया, ये उसके ऊपर उसको हैशिंग जो आईडी फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने ये 299 दिया, तो इसने आपको क्या रिटर्न कर दिया 99। तो ये जो वैल्यू है आपको ओवरऑल 99 रिटर्न कर देगी। तो हैश टेबल के 99 इंडेक्स के ऊपर जाके आपने आईडी लिखवा देना, दैट्स इट। ये ऐड एंट्री का फंक्शन है। ओके, अब मैं भी अभी आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे अभी मैं आपके ऊपर आता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है अभी मैं प्रॉब्लम दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है 4 9 6 2 8 11। ओके, अब मेरे पास 4 एंट्रीज हैं, मैंने ये वाला डेटा इसके ऊपर जो है वो राइट करना है। तो मैं ये फंक्शन बनाता हूँ, इसका चूंकि साइज जो है वो 4 है, तो साइज में आएगा 4। और मैं हैश फंक्शन जो है, अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको मैंने हैश फंक्शन से गुजारना है। तो हैश फंक्शन क्या होगा, कोई भी वैल्यू हैश फंक्शन जो है उसमें से गुजारना, जो आउटपुट होगी उससे मैं इसको इंडेक्स करना चाहता हूँ हैश टेबल को। वो हैश फंक्शन क्या होगा, एक्स, इसको पास करेंगे तो ये एक्स मॉड साइज जो है वो रिटर्न कर देगा। ये हैश फंक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर 4 को अप्लाई करूं तो 4 का आंसर आता है, 4 का आंसर आता है यहाँ पे 4 मॉड 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं 0 इंडेक्स पे जाऊंगा, वहाँ पे 4 राइट कर दूंगा। फिर मैंने 9 एंट्री जो है इसको देखना है, इसको मैंने एंटर करना है, इसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करूंगा। फंक्शन कहता है 9 का मॉड आप 4 के साथ लेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आप 1 इंडेक्स पे जाके 9 राइट कर दें। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 6 के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, 6 मॉड 4, आंसर आया 2। कहता है 2 इंडेक्स पे जाके 6 राइट कर दो, फिर 2 ले लिया, 2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, उसने आंसर किया 2 मॉड 4 इज इक्वल टू 2। तो कहता है कि यहाँ पे 2 राइट कर दो, तो यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स कि यहाँ पे एक वैल्यू पहले से रिटर्न थी, उसको इसने ओवर राइट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये कोलिजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बाद में 6 का डाटा जो है वो सर्च भी करना है। तो 6 का डाटा जब सर्च करेंगे तो उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो वो कहेगा 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 6 का डाटा। जब 2 इंडेक्स पे जाएंगे तो वो कहेगा तो 6 तो यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे तो 2 पड़ा हुआ है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जब हमने इसका साइज ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की हैश टेबल का, बजाय इसके कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हम साइज इतना हम 11 का टेबल बनाते, ठीक है, हमने टेबल जो है वो फॉर्म 4 या 5 एंट्रीज का बना दिया। ठीक है, तो उस केस में ये कोलिजन आती है। तो ये कोलिजन के सॉल्यूशंस क्या हैं? ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन ये है कि आप है, पहला सॉल्यूशन है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ कोलिजन। ये कोलिजन का सॉल्यूशन है। वो कहता है कि आप सेकंड इंडेक्स पे जाएं, जैसे 2 या सेकंड इंडेक्स पे जाएं, वहां पे अगर 6 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप 6 की यहाँ पे रखने की बजाय 2 यहाँ पे पुट कर दें नेक्स्ट इंडेक्स पे, अगर वो खाली है, नेक्स्ट अगर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी को एग्जांपल को मैं अगर रन करूँ तो मैं तो इस एग्जांपल को जिस तरह से रन कर सकता हूँ, अगर मैंने लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है तो बजाय इसके कि मैं 11 एंट्रीज यूज करूँ, मैं जितनी आइटम्स है उतनी एंट्रीज यूज करूँगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लेने हैं उतने का साइज, उतना साइज आपको रखना पड़ेगा टेबल का। तो मैंने 6 एंट्रीज ले ली इस तरह से। तो इस तरह से 6 एंट्रीज जो हैं उनके इंडेक्सेस होंगे। ये हैश टेबल है आपका,
जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि 4 अब आपने इसको जो 4 को आपने स्टोर करना है ना, वो आप उसके जो साइज है इसका, इस टेबल का साइज है 6, तो 6 के साथ आपने इसका रिमाइंडर लेना है। जो भी वैल्यू आपने स्टोर करनी है उसका 6 के साथ हमें रिमाइंडर लेना है, तो आंसर आया 4। तो जो 4 है वो 4 पे जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 9, तो 9 जो है उसका 6 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो 3 आंसर आएगा, तो 9 जो है वो 3 पे यहाँ पे स्टोर होगा। 6 जो है 6 का 6 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो 0 आएगा, तो 6 यहाँ पे स्टोर होगा। नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 को अगर हम 2 का 6 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 2, तो 2 यहाँ पे स्टोर होगा। अगर 8 का अगर हम 6 के साथ रिमाइंडर लें तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ पे कोलिजन आ गई। 8 कहता है कि 2 इंडेक्स पे स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम अगर लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं, लीनियर प्रोबिंग ये वाला सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो हम 8 को यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे, हम देखेंगे इधर ऑलरेडी स्टोर है। तो जब भी हमने एंट्री राइट करनी है, हमने देखना है क्या यहाँ पे ऑलरेडी डेटा स्टोर तो नहीं है। तो इस केस में आपने फॉर एग्जाम्पल पहले जो इनिशियलाइजेशन है टेबल की, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप -1 रखवा सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे -1 तो -1 है, अगर -1 है तो आप राइट कर दें, अदरवाइज आप नहीं राइट करें उसको। तो आप फिर क्या करें, लीनियर प्रोबिंग का मतलब ये है कि आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएं। यहाँ पे देखें -1 तो -1 है नहीं है, फिर आप नेक्स्ट चेक करें, यहाँ पे देखें क्या है, देखें -1 है नहीं है, फिर आप नेक्स्ट चेक करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -1 है, यस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप 8 राइट कर दें। ओके, उसके बाद 11 है, 11 का आप जो है वो mod 6 लेंगे तो आंसर आएगा 5। सर इस तरह डाटा को मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अगर आपको नहीं जगह नहीं मिली तो आप अगली खाली जगह पे चले जाओ, तो अब डाटा नहीं, को वो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा वापस। अभी देखते हैं। हाँ, अगर 11 लास्ट एलिमेंट उसको मैं इंसर्ट कर दूं, अगर हम 11 का 6 के साथ मोड लें तो आंसर आता 5। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हम 11 राइट कर दो, तो 11 राइट करेंगे तो यहाँ पे तो पहले ही डेटा रिटर्न है, तो हम दोबारा से सर्कुलर लूप इस तरह से फॉर्म में हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे -1 है नहीं है, यहाँ पे -1 है, यस यहाँ पे है, तो यहाँ पे 11 राइट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर हो गया। अब कल को हम फाइंड करते हैं, आप कहते हो मैंने 6 फाइंड करना है, तो 6 रिमाइंडर 6 लेंगे, तो कहेगा 0 पे जाओ, 0 पे जाओ और वहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, तो 0 पे जाओ वहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, तो आपने उसको गेट कर लिया। तो आप इसमें आप देख सको कि जो हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स थे, उनमें से जो 2 एलिमेंट्स थे उस केस में हमें लीनियर प्रोबिंग करनी पड़ी, बाकी जो 4 एलिमेंट्स थे उनका जो एक्सेस टाइम है वो बिग ऑफ 1 ही है। 4 एलिमेंट्स का जो एक्सेस टाइम है वो बिग ऑफ 1 ही है, बाकी जो 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं उनका जो एक्सेस टाइम है वो बिग ऑफ 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 8 का रिमाइंडर 2 से लेंगे, 6 से लेंगे, तो आंसर आएगा 2। तो वो कहेगा कि आप 2 इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे 8 नहीं पड़ा, तो आप फिर आगे मूव करेंगे कि यहाँ तो नहीं 8 पड़ा हुआ, क्या यहाँ तो नहीं 8 पड़ा हुआ, क्या यहाँ तो नहीं 8 पड़ा हुआ, एंड सो ऑन। तो इस केस में आपका जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n भी हो सकती है। ओके, तो लीनियर प्रोबिंग जो है वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि जो आपको समझ लें कि नियर अबाउट कांस्टेंट टाइम देती है। एक्चुअल में वो कांस्टेंट टाइम होता नहीं है, लेकिन हम इसको स्टिल कांस्टेंट ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सपोज n आपके पास बहुत लार्जर नंबर है, ठीक है, सपोज 1000 है या 10,000 है, तो उस केस में अगर हम इसी टेक्निक को देखें तो सपोज जो 8 या 9,000 जो एलिमेंट्स होंगे, 8,000 या 9,000, उनका कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही होगी, और बाकी जो 2,000 एलिमेंट्स होंगे उनका वर्स्ट केस इतना होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वो पूरा का पूरा टेबल ही ढूंढना पड़े। जैसे 8 के लिए हमें सिर्फ 3 दफ़ा 1 2 3 दफ़ा चेक्स लगाना पड़ा, 3 दफ़ा उसको कंपेयर करना पड़ा। अगर हम 11 की बात करें तो 11 के केस में हमें एक यहाँ पे चेक देखना पड़ा, एक यहाँ पे देखना पड़ा, यहाँ पे देखना पड़ा, तो 11 के केस में 3 दफ़ा, हालांकि एंट्री 6 है तो हमने 3 दफ़ा देखा। तो बिगो एन जो है वो वर्स्ट केस है, लेकिन असल में इनके लिए वर्स्ट केस होता नहीं है। किसी के लिए 1 होता है, किसी के लिए 2 होता है, किसी के लिए 3 कॉस्ट होती है, किसी के लिए 4 कॉस्ट होती है, एंड सो ऑन। तो ओवरऑल हम जो है
उसको कह सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ना n एलिमेंट्स को सर्च करने की, वो बिग O 1 ही है। ओके, सो दिस इज अ सोल्यूशन फॉर कोलिजन। लेकिन ये जो है ना, इसका जो है ना वो मतलब ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल सोल्यूशन इसी सेंस में है कि हमें बेसिकली अगर एलिमेंट नहीं मिलता फर्स्ट इंडेक्स पे तो हमें लीनियर प्रोबिंग करनी, आगे मूव करना पड़ता है, लीनियर सर्च करनी पड़ती है। दिस इज लीनियर सर्च। ओके, so this is not a good solution. It's not linear probing is not a good solution of hashing collision. तो इसका एक और सोल्यूशन भी है। इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आप चेनिंग यूज करें। चेनिंग इज अनदर सोल्यूशन ऑफ collision. चेनिंग क्या होती है? चेनिंग ये होती है, जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपके पास एलिमेंट्स हैं 6 4 6 2 8 9 11 सपोज, और आपके पास टोटल 6 एंट्रीज हैं। या इस केस में, चेनिंग के केस में, आपको ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपने उतने का साइज, उतना साइज लेना है, इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप कुछ भी साइज ले सकते हैं। आप साइज जो है वो 4 भी ले सकते हैं। सपोज मेरे पास 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3। तो इसमें साइज जो है वो मेरे पास क्या है, साइज हैश टेबल का जो साइज है वो है 4। ये मेरे पास हैश टेबल है। अब मैंने इस एंट्री को मैप करना है 4 को, तो 4 के ऊपर मैं अगर अप्लाई करूंगा वही वाला फॉर्मूला हैश मैप वाला, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाला। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो मैं बार बार नहीं लिख रहा। एफ ऑफ एक्स जो है वो वही है कि आपने वो वैल्यू को रिमाइंडर लेना है साइज के साथ। तो साइज आपको पता ही है साइज क्या है। इस केस में हमारे पास 4 है। तो जब हम 4 के साथ इसका लेंगे हैश, तो यहाँ 4 जो 4 है यहाँ पे मैप होगा, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। 6 का रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा, यहाँ पे मैप होगा, तो 6 यहाँ पे राइट करेंगे। 2 का रिमाइंडर भी 2 आएगा। तो बजाय इसके कि आप लीनियर प्रोबिंग करें, आप चेनिंग कर लें। तो चेनिंग क्या होती है? इधर देखो, चेनिंग इज अनदर सोल्यूशन। चेनिंग में ये होता है कि आप जो है वो लिंक लिस्ट बनाएं, हर इंडेक्स के ऊपर लिंक लिस्ट बनाएं, इसको कहते हैं चेनिंग। तो बजाय इसके कि आप इस तरह से रखें 6 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको 6 की वैल्यू को बेसिकली आप जो है वो एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में रखें, नोड्स की फॉर्म में रखें। तो इसमें जो पहला नोड है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 4 रखा था इस इंडेक्स के ऊपर, और यहाँ पे भी एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है। हर जो है आपके पास इंडेक्स है उसके ऊपर एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। इट इज़ एन अरे ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ पे भी एक लिंक लिस्ट है। जब 6 आपने पहले यहाँ पे 4 मैप हो गया 0 पे, तो 6 मैप हो गया इधर, फिर 2 जो है वो भी इधर मैप हो गया। तो 2 को आपने यहाँ पे आगे नेक्स्ट नोड यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, फिर 8 आया, 8 का रिमाइंडर लेंगे 4 के साथ, तो 0 आएगा। तो जब 8 का रिमाइंडर 0 के साथ लेंगे, 4 के साथ लेंगे, 0 आएगा। तो 8 जो है वो इस इंडेक्स पे मैप होगा 0 पे, तो वो भी इधर आगे अपेंड हो जाएगा। ये बेसिकली 9 है। तो 9 को जब हम 4 के साथ जो है इसका रिमाइंडर लेंगे, तो 9 जो है वो 1 के ऊपर मैप होगा। तो 1 के ऊपर जो है 9 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और 11 जो है उसका हम 4 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो 3 आएगा। तो 11 जो है यहाँ पे मैप होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब हम किसी को सर्च करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 को सर्च करना है, तो 8 मैं जो है ना वो 8 का रिमाइंडर लूंगा, 4 के साथ 0 आएगा। तो मैं इस जगह इस इंडेक्स पे जाऊंगा और वहाँ पे ये वाली जो लिस्ट है इसको लीनियर सर्च करूंगा। ओके, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारी सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो डिपेंड करती है इस लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो इस लेंथ, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह सकते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा कितना हो सकता है इनवर्स केस?
ऑन एवरेज हम इसमें एवरेज केस लेते हैं, तो एवरेज केस जो है इसमें अल्फा जो है वो होता है सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास, और आपके पास साइज कितना है, जितना भी आपके पास टेबल का साइज है, ये अल्फा जो है आपका नॉर्मली इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिमेंट्स आपके पास 6 थे, साइज आपके पास 4 था, इसका हम सीलिंग लेते हैं, आंसर आता है 2। तो अल्फा जो है वो 2 है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ अल्फा। ओके, तो अल्फा जो है वो कैसे निकाला हमने, वो इस तरह से निकाला, इस फंक्शन, इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नियर अबाउट आप देखेंगे अगर 2 है तो कांस्टेंट है। ओके, इट्स अ कांस्टेंट टाइम। ओके, तो कांस्टेंट टाइम में हम सर्चिंग और इंसर्शन और डिलीशन हम कर सकते हैं यूजिंग हैश टेबल्स। तो इस तरह से हैशिंग जो है इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हैशिंग में प्रॉब्लम आता है कोलिजन, उसका सोल्यूशन हमने दिया लीनियर प्रॉबिंग, और चेनिंग उसका सोल्यूशन है। एक और भी सोल्यूशन है इसका, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है कि आप मल्टीपल फंक्शन यूज़ करें, मल्टीपल हैश मैप यूज़ करें, ठीक है। मल्टीपल हैश मैप का यूज़ करने का मतलब यह है कि आपने पहले हैशिंग की, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक फंक्शन अप्लाई करें, एफ, पहले F1 अप्लाई किया, फिर जो आंसर आया F1 का उसके ऊपर F2 अप्लाई किया, ठीक है। तो ये एक और तरीका है मल्टीपल फंक्शंस का, मल्टीपल हैश मैप्स का। सो इस तरह से आप जो है वो ये इसको ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कोलिजन को। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। तो आई होप कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हैशिंग आपको पता होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एप्लीकेशन क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में गया, उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मोबाइल, जो पहले मोबाइल्स होते हैं जो नोकिया वगैरह के, ठीक है, उसमें बेसिकली कीपैड होता था नीचे यहाँ पे इस तरह से, उसमें कीपैड में इस तरह से बटन थे। अब यहाँ पे बेसिकली वो ABC भी लिखा होता है, और यहाँ पे 1 लिखा होता है स्कोर, और यहाँ पे CD ABCD, यहाँ पे DEF लिखा होता है, और यहाँ पे 2 लिखा होता है, एंड सो ऑन। ओके, इसमें क्वेश्चन ये किया था कि मैं आपको जो है वो एक इस तरह से स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है ऐसे, ये एज ए इनपुट स्ट्रिंग होगी। अगर A है तो A के कोरस्पॉन्डिंग जो डिजिट नंबर है वो आपने प्रिंट करना है। A के कोरस्पॉन्डिंग नंबर 1 है, B के कोरस्पॉन्डिंग नंबर 1 है, C के कोरस्पॉन्डिंग नंबर भी 1 है, ओपन, A के कोरस्पॉन्डिंग नंबर भी 1 है, B के कोरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो भी 1 है। अगर Z है, Z के कोरस्पॉन्डिंग फॉर नंबर जो है वो 9 है। तो आपने मुझे ये इस तरह से रिटर्न करना है, मतलब आपने ये इनपुट स्ट्रिंग जो है वो रीड करनी है, और आपने इस तरह से आउटपुट करते जाना है उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर। तो हाउ हाउ विल यू डू इट, किस तरह से आप करोगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप जो है वो घर पे इसको सॉल्व करें, ठीक है, और आपने हैशिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना है। यू हैव टू अप्लाई हैशिंग। सर ये चेनिंग के थ्रू हो सकता है ना? वही मैं कह रहा हूँ कि आपने हैशिंग जो है वो अप्लाई करनी है। हैशिंग जो टेक्निक अभी हमने लर्न किया है उसको आपने अप्लाई करना है। तो आपने ये अप्लाई करके फिर आपने इसका आंसर बताना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। अगर मैं एक स्ट्रिंग दूँ तो आप कितने टाइम में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होगी जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, बिग ऑफ एम, सपोज एम जो है वो लेंथ है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग जो है वो अगर आप एस स्ट्रिंग पास करें तो उसकी लेंथ एम है, तो क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, ठीक है, या इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। डन, तो आपको क्लियर है कि फंक्शन आपने एक लिखना है, यू हैव टू राइट अ फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन जो है उसको हम ये एक इनपुट स्ट्रिंग पास करेंगे, और वो ये इस तरह से डिजिट नंबर कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कर देगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, सी यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं है, नो क्यूरी। ओके, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।